तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ईवीआई में। पिछले व्याख्यान में हमने जो मोनोसेकेराइड है उसकी पृष्ठभूमि को देखा था कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनके जो विभिन्न उदाहरण थे उनको अपन ने देखा था। आज हम जो मोनोसेकेराइड है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम संरचना को समझने के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का उदाहरण लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो यह एक एल्डोज शर्करा है, अर्थात इसमें एक एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा। फ्रक्टोज एक कीटोज शर्करा है, अर्थात इसमें एक कीटोन समूह पाया जाएगा। यदि हम दोनों ही संरचना को देखें तो इसमें कार्बन कार्बन श्रृंखला की एक बैकबोन बनी हुई है और इस बैकबोन में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो एकल बंध या सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम एल्डिहाइड समूह के अंदर देखें तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो आपस में डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। और जो एल्डिहाइडिक समूह आ रहा है वो जो कार्बन बैकबोन है उसके एकदम सिरे की ओर आ रहा है और यहीं से हम कार्बन परमाणुओं की संख्या देते हैं। ऐसे यदि अपन फ्रक्टोज की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बैकबोन पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो कीटोन समूह आ रहा है वो श्रृंखला के मध्य में आ रहा है यानी कि सेकंड कार्बन पर आ रहा है। और हम जो यहाँ पर नंबरिंग करते हैं वो इस पहले कार्बन से करते हैं क्योंकि एक क्रियात्मक समूह के सबसे नजदीक है। अब जब अपन मोनोसेकेराइड की बात करते हैं तो जो 5 या 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड होते हैं जैसे राइबोज है, राइबोलोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो यह विलयन अवस्था के अंदर वलय में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके पीछे कारण यह है कि जो एल्डिहाइडिक समूह है वो एल्कोहलिक समूह के साथ में अभिक्रिया कर हेमी एसीटेट बनाता है। यदि यह दूसरे एल्कोहलिक समूह के साथ में क्रिया करता है तो यह एसीटेट या कीटेट का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर आपको अभिक्रिया दिखाई गई है, कुछ इस प्रकार से अभिक्रियाएं चलती है। यह एक एल्डिहाइड समूह है और यहाँ पर जो पहला एल्कोहलिक समूह है वो आक्रमण करता है और इस प्रकार से ये जो हेमी एसीटेट संरचना है उसका निर्माण हो जाता है। अब जब यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, ये यहाँ पर आक्रमण करता है, एसीटेट का निर्माण हो जाता है और एसीटेट की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखती है जहाँ पर हमारे पास में 2 OR समूह उपस्थित हैं और एक है वो कार्बोनिल चेन यानी कार्बन की श्रृंखला उपस्थित है। ऐसे ही हमें कीटोन के साथ देखने को मिलता है। जब कीटोन समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह या फिर एल्कोहलिक समूह के साथ में अभिक्रिया करता है तो हमें कीटेट का निर्माण होता है और ये जब दूसरे एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करता है तो कीटेट का निर्माण होता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो फिशर संरचना है, ये जो सीधी संरचना है या खुली संरचना है, इसी को अपन फिशर संरचना कहते हैं। ये फिशर संरचना वो वलयनुमा संरचना में कैसे परिवर्तित होती है, अर्थात हार्वर्ड संरचना में कैसे परिवर्तित होगी, तो हम इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। अब हमारे पास में एक टर्म या शब्द आता है एपीमर। तो एपीमर वह ऐसी संरचनाएं होती है या ऐसी शर्कराएं होती है या ऐसे मोनोसेकेराइड होते हैं जिनके एक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन का विन्यास है वो विपरीत होता है। यदि अपन उदाहरण देखें ग्लूकोज और मैनोज का, तो यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन परमाणु है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन का जो विन्यास विपरीत है ग्लूकोज की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज और मैनोज है आपस में एपीमर है या ये C2 एपीमर कहलाते हैं क्योंकि दूसरे कार्बन परमाणु पर इनका विन्यास विपरीत है। जबकि अपन गैलेक्टोज को देखें और ग्लूकोज की तुलना करें तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो चौथा कार्बन परमाणु है इस पर विन्यास विपरीत है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन परमाणु का। अतः हम कह सकते हैं कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज भी आपस में एपीमर है और ये C4 एपीमर है क्योंकि यहाँ पर जो चौथा कार्बन परमाणु है उस पर विन्यास विपरीत है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में अपन जो मोनोसेकेराइड है या इनसे जो व्युत्पन्न शर्कराएं हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे।